जब ये हैंडसम लड़का गलती से अपने डॉग को ढूंढने स्कूल आता है तो सभी लड़कियां उस पर तुरंत पागल हो जाती हैं। वो उसकी क्यूटनेस की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाती हैं। स्कूल ब्यूटी तुरंत आगे बढ़ती है उसकी इंस्टा आईडी या फोन नंबर पूछने के लिए, जो कुछ भी वो शेयर करना चाहे। लेकिन हमारा लड़का पूरी तरह अनजान है कि इंस्टा आईडी क्या होती है। वो कहता है उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली बार है जब उसे रिजेक्ट किया गया है और वो गुस्से में आ जाती है। सोचती है कि वो बस भाव खा रहा है। फिर भी हमारे लड़के को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो बस अपने डॉग को पकड़ता है और जाने की कोशिश करता है। तभी स्कूल का टॉप बुली उसे लड़कियों से घिरा देखता है और गुस्से से भर जाता है। ये अनजान लूजर अचानक इतना अटेंशन क्यों पा रहा है? तो वो एक सॉकर बॉल पकड़ता है और पूरी ताकत से उसे किक करता है। बॉल सीधा हमारे लड़के के चेहरे पर लगती है। वो उसे बिना डॉज किए एक चैंप की तरह झेलता है। अपनी नाक से निकलते खून को नजरअंदाज करते हुए वो सिर्फ एक बात पर गुस्सा है। उस ठग ने लगभग उसके डॉग को चोट पहुंचा दी थी और अब उसे माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन बुली बस जवाब में हंसता है। वो हमारे लड़के को प्राइवेट चैट के लिए इनवाइट करता है जहां लड़कियां देख पाएं। जैसे ही वो कॉर्नर से आगे बढ़ते हैं, बुली डरता हुआ उसकी पीठ पर किक करता है और वहां पुलिस का एक पूरा गैंग इंतजार कर रहा होता है। वो उसे अपनी मुट्ठियों से ठीक से वेलकम करने के लिए रेडी है। लेकिन पहले मेन बुली उसे वार्न करता है कि स्कूल ब्यूटी के पास दोबारा आने की हिम्मत भी ना करे। हमारा लड़का बस उन्हें पूरी तरह इग्नोर करते हुए मुड़ता है और जाने लगता है। कुछ लड़के तुरंत उसका रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके डॉग को डराकर एक बड़ी गलती करते हैं। उनमें से एक डॉग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही पंच में बेहोश हो जाता है। बाकी बुलीज शॉक हो जाते हैं कि उसने उस लड़के को एक ही हिट में गिरा दिया। तो वो सबसे डम मूव करते हैं और उस पर एक साथ अटैक करते हैं। जो वो नहीं जानते वो ये है कि हमारे लड़के के पास इमॉर्टैलिटी का हार्ट है और वो उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट है। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है कि उसके कुछ ही मूव्स उन्हें उड़ा देने के लिए काफी हैं। टॉप बुली की लगभग पैंट गीली हो जाती है और वो फेंस से कॉर्नर हो जाता है। हमारा लड़का एक डेवास्टेटिंग फिनिशिंग ब्लो देता है, लेकिन लास्ट सेकंड पर रुक जाता है और उसके सिर के ऊपर दीवार को क्रैक कर देता है। सभी बुलीज डर जाते हैं और उसके जैसे मॉन्स्टर से जितनी तेज भाग सकते हैं भाग जाते हैं। तो हमारा लड़का इतना स्ट्रांग क्यों है और वो डॉग से इतना प्यार क्यों करता है? जॉन विक की तरह ये सब कुछ देर पहले शुरू हुआ था। 2 स्ट्रीट थग्स ने उस पर गैंग अप किया, उसे नीचे खींचने की कोशिश में। लेकिन उसने हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की तरफ अपना रास्ता बनाया और कुछ गहरे रूट वाले वायर्स को खींचकर निकाल दिया। उन केबल से गुजरता मैसिव करंट हमारे लड़के तक पहुंच गया। उसे और उन थग्स को जो उसे रोके हुए थे मौत तक इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया। बिजली ने उन तीनों को जलाकर राख कर दिया, लेकिन सिर्फ हमारा लड़का ही जिंदा बच पाया। भले ही ब्लास्ट ने उसके पूरे बॉडी का फ्लैश हटा दिया था, फिर भी वो वापस जिंदा हो गया। लड़का लिटरली मौत से वापस आ गया, जबकि उसे रेजरेक्शन बॉय ऐसे ही नहीं कहा जाता था। देखो, इस स्पेशल दुनिया में कुछ चुन इंसानों के पास स्पेशल हार्ट्स होते हैं। ये एक रेयर म्यूटेशन है जो सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को ब्लेस करता है। ये म्यूटेटेड हार्ट्स उनके वील्डर्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज यूज करने देते हैं जो कॉमन सेंस को पूरी तरह डिफाई करती हैं। नेचुरली जिन लोगों के पास ये एबिलिटीज होती हैं उन्हें हार्ट म्यूटेंट्स कहा जाता है। कुछ के लिए एक म्यूटेटेड हार्ट कुछ ऐसा था जिसे पाने की चाहत थी, गॉड का एक ब्लेसिंग जो सिर्फ कुछ प्रिविलेज लोगों को मिलता था। लेकिन हमारे लड़के के लिए वही ब्लेसिंग एक कर्स बनकर उतरा जब उसे हार्ट ऑफ रेजरेक्शन मिला। हर बार जब वो मरता है उसका हार्ट उसे वापस जिंदा कर देता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी रिकवर करना शुरू कर देती है। पूरे 1 डेकेड तक उन्होंने उसे एक लेबोरेटरी में बंद रखा, उसे अकल्पनीय टॉर्चर दिया। उन्होंने उसे लीथल पॉइजन्स खाने के लिए मजबूर किया और सिस्टमैटिकली उसके लिम्स काट दिए। फिर भी कितनी भी अत्याचार क्यों ना हो, लड़के के यूनिक हार्ट ने उसके बॉडी को रेजरेक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। एक फेटफुल दिन वो आखिरकार एस्केप करने में कामयाब हो गया। हालांकि उस 1 डेकेड की रिलेंटलेस एग्नी ने अपना असर दिखाया था। अब वो दुनिया में इंदा कॉर्प्स की तरह भटकता था। अपने अपीयरेंस की वजह से वो एक लोकल डंप साइट पर चला जाता है और अपनी बॉडी को रिप्लेनिश करने के लिए एडिबल फूड ढूंढना शुरू करता है। उसे एक सड़ी हुई ब्रेड का टुकड़ा मिलता है जो अब भी थोड़ा बहुत एडिबल लगता है, तो वो उसे खाना शुरू कर देता है। वो बाहर से टेरिफाइंग लग सकता है, लेकिन अंदर से वो इनक्रेडिबली बेनेवलेंट है। एक भूखे पपी को एक बाइट के लिए भीख मांगते देखकर वो अपना मील शेयर करने का डिसाइड करता है, बजाय उसे पूरा खुद ही रखने के। इस काइंडनेस की वजह से उसके पास जल्द ही 4 लेगेड एडमायरर्स का एक पूरा पैक उसे घेर लेता है। अचानक से उसे एक कमोशन सुनाई देती है। एक सेफ डिस्टेंस से झांकते हुए उसे कुछ थग्स एक हाई स्कूल गर्ल को हरास करते हुए मिलते हैं। वो क्रीप्स क्लियरली गलत इरादे से हैं, उसे कॉर्नर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेचारी लड़की उनसे रीजन करने की कोशिश करती है, रिक्वेस्ट करती है कि वो बस एक अंडर एज स्टूडेंट है। लेकिन ये एब्सोल्यूट डीजेनरेट डिसाइपल्स ऑफ एप्स्टीन परवाह नहीं करते। उन्हें बस अपना अगला विक्टिम चाहिए जिस पर वो गून कर सकें।
तुम सोच रहे होगे एक स्कूल गर्ल एक डेजर्टेड साइट पर क्या कर रही है? पता चलता है कि वो डॉग फूड कैरी कर रही है। वो क्लू हमारे लड़के के लिए काफ़ी है ये रियलाइज़ करने के लिए कि वो यहाँ बस स्ट्रेज को खाना खिलाने आई है। इससे पहले कि चीज़ें डार्कर टर्न ले, हमारा लड़का आखिरकार इंटरवीन करने का डिसाइड करता है। अपना हिडियस फेस एक हैंकरचीफ के नीचे छुपाते हुए वो गूंस को वार्न करता है कि लेडी को अकेला छोड़ दे। हालांकि ये प्रिटी ऑब्वियस है कि ये थग्स किसी गटर रैट की तरह रहने वाले होबो से डरने वाले नहीं हैं। वो तो हमारे लड़के के अराउंड अपनी आर्म्स रैप करने तक चले जाते हैं, मजाक उड़ाते हुए उससे कोजी होते हैं। लेकिन ये एक ह्यूज मिस्टेक है। वो कुछ ऐसा विटनेस करने वाले हैं जो वो अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। एक लिटरल बॉल्ड ज़ॉम्बी जिसके पास मुश्किल से कोई फ्लैश है, सीधा उनकी सोल्स में घूर रहा है। उनमें से एक डर के मारे जोर से चिल्ला उठता है। उसका चेहरा सच में पसीने से भीग गया। हमारा लड़का एक फाइटिंग स्टांस में आता है, अपनी बोनी आर्म स्विंग करता है और क्रीप्स को कहीं और जाने की धमकी देता है। कमजोर घुटनों के साथ गूनर्स ठोकर खाते हैं जब वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, डैमजिल इन डिस्ट्रेस को पीछे छोड़कर। लेकिन इस बिना मांस वाले आदमी को देखकर उसे और भी परेशानी महसूस होती है। उसकी डर तब और बढ़ जाती है जब ये डरावनी हड्डियों का ढांचा उसकी तरफ लपकता है, लेकिन बस उसके पास से निकल जाता है। असल में लड़का सिर्फ उस डॉग फूड के पीछे है जो उसने जमीन पर गिराया था। वो उसे ऐसे खाने लगता है जैसे उसका जीना उसी पर निर्भर करता हो। और सच कहूं तो ऐसा ही है। लड़का सिर्फ खाना नहीं खा रहा है, वो उसे सचमुच अंदर खींच रहा है। फिर भी वो अपनी तमीज़ नहीं भूलता। वो अनजान लड़की को डराने के लिए माफ़ी मांगता है और नर्मता से पूछता है कि क्या वो किबल रख सकता है। इस हड्डियों के ढांचा को सचमुच बोलते सुनकर लड़की गोली की तरह वहां से भाग जाती है। उसका दिमाग इस फ्रैंकेनस्टाइन टाइप एफयू पर रेड अलर्ट्स चमका रहा होता है। खैर, हमारा लड़का इतनी ही उम्मीद करता है और ये सच में उसके हक में जाता है। अब उसे बाकी खाना खत्म करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। हमें हैरानी होती है, लड़की में उस गोनर गैंग से ज्यादा हिम्मत है। अभी भी वहीं है, एक सुरक्षित दूरी से झांक रही है और उसे खाते हुए देख रही है। हालात को समझते हुए वो सोचती है कि एक इंसान का इतने बर्बाद शरीर के साथ अभी भी सांस लेना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं है कि वो एक हार्ट म्यूटेंट है। वो पहले से जानती है कि हार्ट म्यूटेंट्स हर तरह की अजीब एबिलिटीज़ रख सकते हैं। ये रियलाइज़ करके कि उसने अभी उसे बचाया है, वो खुद को कर्जदार महसूस करती है और उसके पास वापस चली जाती है। एक अच्छे इरादे के तौर पर वो ध्यान से उसे एक सबवे सैंडविच ऑफर करती है, ये मानते हुए कि वो भूखा है। जाहिर है लड़का बिल्कुल अनजान है। घटनाओं का ये मोड़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, वो उसकी लुक से डरकर भागने के लिए माफ़ी मांगती है। फिर भी आप उसे दोष नहीं दे सकते। किसी भी इंसान के लिए ये एक बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स है। मिले हुए खाने को घूरते हुए लड़का रियलाइज़ करता है कि ये पहली बार है जब उसे किसी और से खाना मिला है। वो बहुत खुश होता है और तुरंत खाने लगता है। उसने पहले कभी सबवे नहीं खाया था। वो सिर्फ उन रैपर से वाकिफ़ है जो उसे कूड़ेदान में मिलते हैं। वो पहला निवाला उसे सचमुच ऐसा महसूस कराता है जैसे वो जन्नत में हो। वो यकीन नहीं कर सकता कि इस दुनिया में ऐसा हेवनली खाना भी मौजूद है। उसने इतने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स वाला कुछ सालों से नहीं खाया है। वो ना सिर्फ लुक्स में 10x10 बैठी है, बल्कि अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है। उसकी नर्व्स आखिरकार शांत होती हैं, उसे उसका नाम पूछने की हिम्मत मिलती है। लड़का अपना परिचय जियो के रूप में देता है। वो उसे गर्मी से ग्रीट करती है और अपना नाम भी बताती है, सॉन्गी। बात को आगे बढ़ाते हुए वो उससे पूछती है कि वो खुले में ऐसी मुश्किल ज़िंदगी क्यों जी रहा है। जियो बताता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं जो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। पता चलता है कि एक शेडी लैब है जिसका एकमात्र मकसद हार्ट म्यूटेंट्स को पकड़ना और उन पर गंदे टेस्ट करना है। इसीलिए जियो एक लैब रैट बनने की बजाय कूड़ेदान में रहना ज़्यादा पसंद करता है। हिजी उसकी हालत की कड़वी सच्चाई को समझने के बाद साफ तौर पर टेंस दिखती है। उसने इसके बारे में सिर्फ न्यूज़ पर अफवाहें सुनी थी और उसे रियलाइज़ नहीं था कि ये सचमुच सच है। जियो अपनी बात पर अडिग रहता है, कसम खाकर कहता है कि हर बात सच है। वो पूरे 1 डेकेड तक उस लैब में फंसा रहा है जहां उसे टॉर्चर और हर तरह के मॉर्बिड एक्सपेरिमेंट्स का शिकार बनाया गया। उन्होंने सचमुच उसे पॉइजन निगलने पर मजबूर किया या सीधे उसकी में इंजेक्ट किया? सिर्फ इस बेचारे लड़के के 10 साल के टॉर्चर को सहने का ख्याल ही हिजाई को बेचैन कर देता है। क्योंकि जियो के पास हार्ट ऑफ रेजरेक्शन है, इसलिए वो लोग जितना भी दर्द देते हैं उसका शरीर हमेशा रिजेनरेट हो जाता है, उसे मरने नहीं देता। लेकिन उन लगातार एक्सपेरिमेंट्स ने उसे हमेशा के लिए एक जिंदा लाश जैसा दिखने पर मजबूर कर दिया है। उसकी हालत पर गहरा तरस खाते हुए लड़की उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचने लगती है, लेकिन उसका हाथ पूरी तरह से उसके शरीर से अलग हो जाता है। अपनी पकड़ में अलग हुए हाथ को देखकर हिजाई डर जाती है, सोचती है कि उसने अभी उसका हाथ तोड़ दिया। लड़का आमतौर पर हाथ वापस ले लेता है और उसे लेगो पीस की तरह वापस सॉकेट में लगा देता है। उसे यकीन दिलाता है कि ये उसकी गलती नहीं है। उसके अंगों का बीच बीच में गिरना काफ़ी कॉमन है। थोड़ी देर बाद जियो को अपने पतले शरीर पर एक बैगी हुडी पहने हुए देखा जाता है।
हिजाई उसके लिए कुछ नए कपड़े लाई है क्योंकि उसके पुराने फटे हुए कपड़े उसे ज़रूर एक होबो जैसा दिखा रहे थे। वो उसे यकीन आती है कि कपड़े कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा बजट फ्रेंडली सामान है। फिर भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसने टॉर्चर और दर्द के अलावा कुछ नहीं जाना, उसकी ज़ॉम्बीफाइड स्किन पर नरम फैब्रिक का स्पर्श इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो लगभग यूफोरिक है। कपड़ों का काम हो जाने के बाद वो अपना मेकअप किट निकालती है और इस हड्डियों के ढांचा का मेकओवर करना शुरू करती है। अपने नए ठीक किए हुए चेहरे को देखकर वो सच में बुरा नहीं लगता। हालांकि हिजाई माफ़ी मांगती है अगर वो कुछ गड़बड़ करती है, ये मानते हुए कि उसे नंगी हड्डियों पर मेकअप करने का बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस है। हमारा लड़का फिर भी पूरी तरह से संतुष्ट है। असल में वो उसके लिए जो कुछ भी कर रही है उसके लिए वो बहुत शुक्रगुजार है। अचानक उसका फ़ोन अलार्म बजता है जिससे उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपनी एकेडमी के लिए लेट हो रही है। जल्दी में वो उसे अलविदा कहती है और उल्टी दिशा में भाग जाती है। जाने से पहले वो उसे अपने डॉग्स का ख्याल रखने को कहती है। खैर, ऐसा लगता है कि जियो को प्यार हो रहा है और क्योंकि वो उसे डॉग्स की जिम्मेदारी सौंपती है, वो बेचैनी से उम्मीद कर कि वो कल फिर आएगी। देखो, हमारे लड़के को कभी वो दया एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला जो वो डिज़र्व करता है। पहले वो रूहहीन साइंटिस्ट्स उसे सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं देखते थे। लैब से भागने के बाद भी जो भी उसे मिलता है वो डर जाता है और उल्टी दिशा में भाग जाता है। लेकिन हिजी अलग है। भागने या उससे गुस्सा भरी नजरों से देखने के बजाय वो अकेली है जो उसके साथ असली काइंडनेस से पेश आती है। वो उस छोटे पपी का भी शुक्रगुजार है जिसने उसे इतने वक्त तक रोके रखा कि वो उसे मिल सके। तो वो डिसाइड करता है कि वो पप को ऑफिशियली अपना कंपेनियन बनाएगा और एक सही नाम सोचने लगता है। आखिरकार वो डॉग को पटेटो बुलाने का फैसला करता है। ये सब सेटल होने के बाद वो एक बार फिर हिजी की मीठी यादों में खो जाता है। सबवे सैंडविच का मज़ेदार ताज़ा स्वाद अभी तक उसके मुंह में ठहरा हुआ है और उसके नए कपड़ों का आराम लगातार उसका ध्यान उसकी तरफ खींचता है। उसके लिए वो उसकी ज़िंदगी में उतरने वाली एक फरिश्ते से कम नहीं है। वो इतना उत्साहित है कि अगले दिन का इंतज़ार करना उसे शुद्ध पीड़ा जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही उसे असलियत का एहसास होता है, उसके प्यारे ख्यालों का सिलसिला तुरंत पटरी से उतर जाता है। पानी के एक छोटे से तालाब में अपनी परछाई देखकर उसे एहसास होता है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मांग रहा है। वो इस सब के लायक नहीं है और इससे भी बुरा, वो उसे खतरे में नहीं घसीटना चाहता। वो भारी सोच उसके दिमाग में लिए उस कचरा घर को छोड़ देता है, ये फैसला करते हुए कि वो एक ऐसी जगह ढूंढेगा जहां उस जैसा मॉन्स्टर सच में बिलोंग करता है। वो पूरी रात घूमता रहा जब तक कि सुबह क्षितिज पर नहीं फूट जाती। जियो खुद को एक पुल के नीचे कहीं बेहोश पड़ा हुआ पाता है। एक चूहा उसकी हड्डियों को कुतरने की कोशिश कर रहा था जो उसे जगा देता है। इधर उधर देखकर उसे एहसास होता है कि वो पिछली रात बेहोश हो गया था। वो अपनी जेबों में हाथ डालना शुरू करता है और मुट्ठी भर डॉग फूड निकालता है जो उसने कल छुपा रखा था। शायद उसके पास कल वाला सबवे नहीं है, लेकिन ये उसे बासी किब्बल चबाते हुए भी उसकी साफ कल्पना करने से नहीं रोकता। जैसे ही वो ज़बरदस्ती खुद को यकीन दिलाता है कि वो एक प्रीमियम सब खा रहा है, डॉग फूड का स्वाद सच में थोड़ा बहुत उस जैसा लगने लगता है। अचानक से पटेटो वहाँ आ धमकता है और उसके हाथों से सारा डॉग फूड छीन लेता है, उसे निराशा में छोड़कर। तब उसे एक और एहसास होता है, उसने पटेटो और बाकी पपीज़ को पीछे छोड़ दिया था, तो ये डॉग यहाँ क्या कर रहा है। जब वो ऊपर देखता है, सब कुछ साफ हो जाता है। सिर्फ पटेटो ही नहीं बल्कि पपीज़ का पूरा गैंग उसकी प्यारी देवी हिजी के साथ उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए हैं। थोड़ी देर बाद सारे डॉग्स को वो मज़ेदार ट्रीट्स मिल जाते हैं जिसके वो हकदार थे, जबकि हिजी अपनी निराशा व्यक्त करने में बिजी है। उसने पूरा दिन उसे ढूंढने में दौड़ते हुए बिताया है। लड़का उसे अपने साथ घूमने के खतरनाक परिणामों के बारे में याद दिलाता है। खैर, हिजी को कोई परवाह नहीं है। वो बस खुश है कि उसे आखिरकार ढूंढ लिया और पोटैटो भी अपने दोस्त से दोबारा मिलकर उतना ही खुश है। वो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग स्नैक्स लाई है ट्राई करने के लिए और उसे खाने के लिए कहती है। ये सोचकर कि कल वाला सबवे काफ़ी नहीं था, उसने इस बार पूरा बुफे पैक किया है। वो शुरुआत करती है उसे कुकीज़ और मिल्क से इंट्रोड्यूस करा के। कुकीज़ में मिल्क डुबोकर वो उसे कंटे थमा देती है। जैसा कि उम्मीद थी, ये पहली बार है जब हमारे लड़के ने ऐसी डेलिकेसी देखी है। एक बात पक्की है, ये शानदार लगता है। बिना किसी देर के वो पहला बाइट लेता है। डोपामीन का एक ज़बरदस्त रश उसके नर्वस सिस्टम पर हावी हो जाता है और शुद्ध खुशी के आंसू अपने आप उसके हड्डियों वाले चेहरे से बहते हैं। जैसे कि वो सेंसरी ओवरलोड काफ़ी नहीं था, हिजी उसे पेप्सी ट्राई कराने का फैसला करती है। अचानक जियो की हड्डियां रीजनरेट होने लगती हैं। हिजी बर्ड से कुछ इंचेस ताज़ा हड्डी निकलते हुए देखकर बिल्कुल हैरान है। वो जानने के लिए क्यूरियस है कि उसे पूरी तरह से रिकवर होने में आमतौर पर कितने दिन लगते हैं। जियो बताता है कि असल में इसमें कुछ साल लगते हैं, जिससे लड़की को शॉक लगता है। लेकिन ऐसा तभी होता है अगर वो अपने नरिशमेंट के मुख्य सोर्स के रूप में सिर्फ रेगुलर खाने पर डिपेंड करता है। रीजनरेट करने का एक और तरीका है जो बहुत तेज़ है, लेकिन वो उसे बताने से रुकता है क्योंकि ये सच में काफ़ी मॉर्बिड है।
अगर वो बहुत ज़्यादा खून एब्जॉर्ब करता है तो वो अपने हीलिंग फैक्टर को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है। ये समझाने के बजाय वो झूठ बोलता है, दावा करते हुए कि ये ऑल्टरनेटिव मेथड सिर्फ एक कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में काम करता है। सब्जेक्ट बदलने के लिए बेचैन वो वापस खाने पर फोकस करने की जिद करता है, लेकिन ही बहुत इंक्विजिटिव है और लैब के बारे में और जानना चाहती है। वो पूछती है कि क्या उन्होंने वहाँ उसे हील होने में सच में मदद की थी। खैर, उन्होंने उसे हील तो किया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें उसे अपने ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिंदा चाहिए था। इसके अलावा वो अभी भी उसे एक्टिवली ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो लगातार भाग रहा है। लड़की को आखिरकार समझ आता है कि वो उसे बिना बताए चुपचाप निकल गया था। आखिरकार वो उसे ऐसे खतरनाक लोगों के साथ उलझाना नहीं चाहता। थोड़ी मासूम होने के कारण वो उसकी सिचुएशन पुलिस को रिपोर्ट करने का सुझाव देती है, सच में ये सोचकर कि ये उसे बचा सकता है। लड़का उसे जल्दी से कड़वी असलियत दिखाता है। अगर वो एक पुलिस स्टेशन में एक जिंदा लाश की तरह दिखते हुए जाता है तो वो उसे तुरंत मॉन्स्टर का लेबल देंगे और वहीं पर गोली मार देंगे। हाई हालांकि आशावादी तरीके से जवाब देती है, ये बताते हुए कि उसकी बड़ी बहन असल में एक पुलिस ऑफिसर है। सिचुएशन को और बेहतर बनाने के लिए उसकी बहन खुद एक हार्ट म्यूटेंट है। ये हमारे लड़के के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, भले ही वो अभी भी बाहर की मदद पर डिपेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा हेजिटेंट है। लड़की जिद करती है कि वो उस पर भरोसा करे, उसे यकीन दिलाते हुए कि उसकी बहन बहुत ही बेनेवलेंट टाइप की है। घर जाने से पहले वो दोनों पपीज पर प्यार बरसाते हैं और अभी के लिए उन्हें अलविदा कहते हैं। जब वो साथ चल रहे होते हैं, जियो अपनी गंभीर सिचुएशन पर गौर करता है। वो 3 साल से भाग रहा है और ये पहली बार है जब किसी ने उसे मदद का हाथ बढ़ाया है। ये लगभग अनरियल लगता है, इतना ज़्यादा कि उसे सच में शक है कि वो कभी चिंतामुक्त जीवन पाएगा, एक नॉर्मल जीवन जहां उसे लगातार भागना और छिपना ना पड़े। उसके सबसे गहरे शक तुरंत असलियत में बदल जाते हैं जब एक तेज़ रफ्तार वान जानबूझकर उसे टक्कर मारती है, उसे ज़ोरदार तरीके से दूर फेंकते हुए। एक गंजा बास्टर्ड व्हीकल से बाहर निकलता है और लड़की को अग्रेसिव तरीके से पकड़ लेता है, जबकि उसके गूंज तेजी से हमारे लड़के को पकड़ने के लिए अंदर आते हैं। एक बार जब वो जियो को दीवार से लगा देते हैं तो सब कुछ कमांड करने वाला हेड हॉन्चो आखिरकार बाहर निकलता है और अपने भागे हुए लैब रैट को आखिरकार पकड़कर बहुत स्मग महसूस कर रहा है। लड़के ने जितनी भी तकलीफ दी है, बॉस कसम खाता है कि वो उसे बहुत भारी कीमत चुकाएगा। उनकी वैन रोड पर तेजी से जाते हुए वो बेचारे जियो को रस्सी से पिछले बम्पर से बांध देते हैं और उसे तेज रफ्तार पर कठिन एस्फाल्ट पर घसीटते हैं। जिंदा एक लिटरल पटेटो की तरह छिल जाने के बावजूद लड़का लड़की के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है। शुरुआत में ही वो इस गड़बड़ में फंस गई, ये पूरी तरह उसकी गलती है, तो उसे बिल्कुल कुछ करना होगा उसे बचाने के लिए। फिर भी अपनी एक बेकार सी एबिलिटी के साथ वो इन भारी विरोधियों के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन है। सारी उम्मीद खोकर वो चुपचाप किसी से भी, लिटरली किसी से भी बीच में आने की भीख मांगता है। उसकी दुआएं उसके फर वाले दोस्तों द्वारा जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। आवारा पपीज का पूरा झुंड वैंस का पागलपन से पीछा कर रहा है। पटेटो और बाकी सब रस्सी को चबाने लगते हैं, हमारे लड़के को गिरते हुए, और आखिरकार जिद्दी रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वैन जोर से रुकती है और सारे थग सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बाहर निकल आते हैं। छोटे डॉग्स को अपने आसपास देखकर गूंज को जरा भी खतरा महसूस नहीं होता। अपने हथियार निकालकर वो बेरहमी से बेचारे पपीज को इधर उधर मारना शुरू कर देते हैं और एक भयानक खूनी हाल छोड़ जाते हैं। अपने छोटे दोस्तों को अपनी खातिर लड़ते और मरते देखकर जियो में उनकी मदद करने की एक तेज बेचैनी जग जाती है, लेकिन अपने पूरी तरह से टूटे और हारे हुए शरीर के साथ वो मुश्किल से ही रेंग सकता है। इस दौरान पोटैटो एक आदमी पर झपटता है और इतना बुरा काटता है कि थक का खून निकलने लगता है। खून को जमीन पर गिरते देखकर जियो को एहसास होता है कि वो इसका फायदा उठा सकता है। अगर वो उस खून को एब्जॉर्ब कर ले जो थग ने अभी गिराया है तो कम से कम वो रीजनरेट कर सकता है। बदकिस्मती से लगता है उसका वक्त खत्म हो रहा है। पोटैटो को भयानक तरीके से मारा जाता है और वो पूरी तरह से होश खो देता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त के बेजान शरीर को जमीन पर बाकी झुंड के साथ पड़ा देखकर जियो के अंदर कुछ बदलने लगता है। वो उन मुश्किल 10 सालों को याद करता है जो उसने उस लैब में बिताए थे। हर तरह से टॉर्चर होता, और ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं थी, ये उसकी रोज की रूटीन थी। जब वो आखिरकार उस जिंदा नरक से भागा तो उसे बाहर की दुनिया में भी कोई सुकून नहीं मिला। उसके साथ एक मॉन्स्टर जैसा बर्ताव किया जाता था, एक चलती फिरती बीमारी जैसा जिससे सब बचकर रहते थे। सब उससे बचकर रहते थे, उसके छोटे फर वाले दोस्तों और हिजी को छोड़कर। उन वफादार दोस्तों की खातिर जिनसे वो आखिरकार घिर गया था, और एक नॉर्मल इंसानी जिंदगी जीने के मौके के लिए उसकी जीने की बुनियादी इच्छा और बढ़ जाती है। गिरा हुआ खून उसकी पक्की इच्छा पर रिएक्ट करने लगता है, उसके टूटे हुए शरीर की तरफ चुंबकीय रूप से खींचा चला आता है।
खून का एक वोटेक्स उसके चारों तरफ घूमते हुए वो लड़का जो कभी सिर्फ हड्डियों का एक बेचारा ढेर था, पूरी तरह से अपने असली इंसानी रूप में रीजनरेट हो जाता है। वो आखिरकार फिर से एक नॉर्मल इंसान जैसा दिखता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो बचपन में दिखता था। उसका शरीर अपने पीक पुराने रूप में रीजनरेट हो चुका है, लेकिन किस कीमत पर? उसके छोटे दोस्तों का भयानक नुकसान। उन जानिरों को तकलीफ देने वाले थग्स को मत भूलो, जो अभी वहीं पूरी तरह से हैरान खड़े हैं इस खूनी चमत्कार को देखने के बाद। उनमें से एक शौक से बाहर आता है और हमारे लड़के पर एक तेज वार करता है, लेकिन नया जन्म लिया हुआ ये एब्सोल्यूट चैट जरा भी नहीं हिलता। वो लिटरली उस हरामी को मारकर दूर फेंक देता है, उसकी तरफ देखे बिना भी। वो सिर्फ पंच नहीं मारता, बल्कि वार के पीछे की शक्ति इतनी भयानक है कि खून हवा में उड़ जाता है और जोर से वैन के साइड से टकरा जाता है। जियो एक पल लेता है अपने मरे हुए दोस्त का शोक मनाने के लिए। वो पोटैटो को अपनी गरम गले लगाता है, चुपचाप उनकी मौत का बदला लेने का वादा करता है। बाकी बचे हुए हरामियों की तरफ अपनी जानलेवा नज़र घुमाते हुए वो इन गूंज से पूछता है कि उन्होंने लड़की को कहाँ ले गए थे, वरना उसके पास लिटरली इंसान को पता सबसे दर्दनाक टॉर्चर टेक्निक्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। सीन एक छोड़े हुए वेयरहाउस में कट होता है, जहां पहले वाली कार्स ने अपनी लेटेस्ट हॉस्टेज को रखा था। वो उसके सर से बैग निकालता है और एक एक्सप्लेनेशन मांगता है, लेकिन उसे कुछ समझने से पहले ही वो डर से दर्जन भर थग्स को घूरती है। अचानक अंदर बैठ जाता है और वो सोचने लगती है कि वो कहाँ है। वेयरहाउस फेंके हुए इंसानी लाशों से भरा है, जिन्हें मारा और एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक आदमी उसके बालों से पकड़ता है और उसे शोर करने वाली बच्ची कहकर बेइज्जती करता है। वो सोचता है कि क्या वो इतनी शोर मचाने वाली है क्योंकि उसके पास कई जिंदगियां हैं खोने के लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ स्केलेटन डूड की परवाह करता है। वो आदमी हिजी को उनके भागे हुए टेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक की मदद करने के लिए दोषी ठहराता है, इसलिए वो उसे वार्न करता है कि वो उनकी बुरी नज़रों में ना आए, वरना वो 6 फीट ज़मीन के नीचे होगी। आखिरकार इस वेयरहाउस में मरे हुए लोगों का कोई मतलब नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी मैटर नहीं करेगी। अचानक बॉस को अपने एक आदमी से कॉल आता है और वो अपने टेस्ट सब्जेक्ट की सिचुएशन जानने की डिमांड करता है। ब्रो को पूरी कहानी पता चलती है कि कैसे डॉग्स ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी सिर्फ उस अधमरे स्केलेटन को बचाने के लिए, और कैसे वही स्केलेटन पूरे शरीर में रीजनरेट हो गया। बॉस को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं और वो डॉग के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करता है। इस दौरान हिजी धीरे धीरे उस स्पॉन्सेस के पीछे के मीनिंग को समझने की कोशिश कर रही है। फैसला साफ हो जाता है जब बॉस को स्केलेटन के भागने की खबर मिलती है। वो अपने स्मूथ ब्रेन्ड अंडरलिंग्स पर चिल्लाने लगता है, उनकी अकेली जॉब को खराब करने के लिए। ब्रो गुस्से में फ़ोन पटक देता है, उनका दिमाग उड़ा देने की धमकी देता है अगर वो उनके कीमती टेस्ट सब्जेक्ट को सही सलामत वापस नहीं लाते। अपना गुस्सा लड़की पर निकालते हुए वो हिजी से एक जवाब मांगता है, उसे बोलने पर मजबूर करते हुए। इस बंदे का गुस्सा गॉर्डन रैमजे को टक्कर दे रहा है जब वो कुछ कच्चा देखता है। जबकि वो बकबक कर रहा है, उसे जरा भी नहीं पता कि ये आदमी क्या बोल रहा है। बॉस सोचता है कि वो जानबूझकर अनजान बन रही है और अपनी नाइफ निकालने का फैसला करता है, उसे चाकू मारने की धमकी देता है अगर वो नहीं बोलती। डरी हुई स्कूल गर्ल कांपती है इस बात को समझने पर कि उसने अपनी ही जिंदगी को खतरे में डालकर एक बड़ी गलती की है। वो रोती है ये सोचकर कि उसके लिए अब यही अंत है। जैसे ही वो पंख उसे मारने वाला होता है, उसका एक गून वेयरहाउस में उड़ता हुआ आता है, सबका ध्यान खींचता हुआ। एक आदमी पर ध्यान और बढ़ जाता है, कोई हथियार नहीं, सिर्फ नंगे हाथ। बॉस को समझ नहीं आता कि ये लड़का कौन है, जबकि हमारा ईमो प्रोटैगनिस्ट अपनी क्लीशे ईमो पोज दे रहा है, शायद उस बालों के साथ कुछ देख नहीं पा रहा है। एक गुंडा उससे भिड़ने की कोशिश करता है, बच्चे को भिखारी बोलकर, पर जियो अपने ड्रिप पर वो पागल रिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता और उस बेवकूफ़ को गले से पकड़ लेता है। सिर्फ अपनी नंगी पकड़ से ब्रो उस आदमी का गला कुचल सकता है। फिलहाल वो खून की प्यास में है। डरावनी तरीके से उन्हें याद दिलाता है कि इन्हीं डैश की वजह से पटेटो और बाकी कुत्ते मरे थे। बाकी बेवकूफ़ जुजुत्सु काइजन स्टाइल में हमारे लड़के पर हमला करने का फैसला करते हैं। पहले वाले ने उस पर एक सही वार करने में कामयाब हो जाता है, पर उससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। जियो एक ज़बरदस्त काउंटर करता है, एक ही वार में उस लड़के का चेहरा बिगाड़ देता है। एक और आदमी पीछे से उस पर हमला करता है, उसका कॉलर पकड़ते हुए अपने साथी को जियो के चेहरे पर कोहनी मारने की इजाज़त देता है। हालांकि ये वार बहुत ब्रूटल है, पर इस आदमी की बर्फीली नज़र ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। म्यूटेंट उस आदमी को पलट देता है, अपनी भयानक ताकत दिखाते हुए, जबकि बाकी सब हैरानी से देखते रह जाते हैं। जियो इन कीड़ों से बात करता है, ये जानते हुए कि उन सबको हर्मीज रिसर्च फैसिलिटी ने हायर किया था। ये नाम हिजी को हैरान कर देता है और उसे तुरंत एहसास होता है कि ये बच्चा असल में वही क्लमजी कंकाल है। बॉस का डैश चेहरा उसे दोबारा बालों से पकड़ने का फैसला करता है, अपनी ही रियलाइजेशन से हैरान होकर। वो उसे इतने वक्त तक ट्रैक नहीं कर पाए थे क्योंकि उसकी रीजनरेशन में फ़र्क था, पर अब जब उनकी उसकी आइडेंटिटी पर पकड़ मजबूत हो गई है, जियो को लिटरली डैश गोली मार दी जाती है। ब्रो ने अपना अमेरिकन स्टाइल ग्लॉक नोजुत्सु निकाला अमर बच्चे को मारने के लिए,
बॉस अपने हर आदमी को इशारा करता है अपनी अमेरिकन स्पिरिट्स में डूबने के लिए। और उस स्पिरिट के साथ जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी लाइक बटन दबाना चाहिए। गोलियां हर दिशा से चलती हैं, जियो के शरीर को बिगाड़ती भी, जैसे नर्क की आग बरस रही हो। उनका मकसद उसे इतना गोली मारना है कि उसकी रीजेनरेशन काफी ना हो और वो बेकाबू हो जाए। भरी रेन फायर रुकती नहीं है। असल में जियो को हर छेदने वाले जख्म से सिर्फ अत्यधिक तकलीफ होती है। वो अपनी ही मांसपेशियों को फटते हुए महसूस कर सकता है, हड्डियों को टूटकर बिखरता हुआ, फेफड़े फटते हुए, जिससे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। उसे इस तरह टॉर्चर और मौल होते देखकर हिजी रोने लगती है जब वो इन बेरहम आदमियों से रुकने की भीख मांगती है। हमारा लड़का जमीन पर गिर जाता है, पिछली गोलियों से पूरी तरह हार चुका, हर दिशा से खून बहते हुए। उसके शरीर के कुछ हिस्से तो गायब ही हो चुके हैं, कितनी बार उसे गोली लगी थी उसकी वजह से। पर इतना खून बहने के बाद भी जियो अपनी एक एबिलिटी का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, लाशों के खून को मैनिपुलेट करने और उन्हें अंदर खींचने के लिए। उसका म्यूटेंट दिल एक्टिवेशन की तरफ बढ़ता है और बॉस के गुंडों ने भी ये पहले ही नोटिस कर लिया है। जियो का ब्लड मैनिपुलेशन उसे रिवर्स कर्स टेक्निक देता है अपने शरीर को ठीक करने के लिए। अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं, ब्रो के पास इन्फिनिटी हीलिंग है, इसीलिए बॉस अपने बेवकूफ़ों को दोबारा गोली चलाने का ऑर्डर देता है उससे ज्यादा ताकतवर होने से पहले। जियो को कई बार एक के बाद एक क्रिटिकल हेडशॉट लगते हैं। बिल्कुल वैसा ही दर्दनाक एहसास होता है जैसा उसे हमेशा होता है। हर बार जब वो टुकड़ों में फट जाता है उसका शरीर बार बार जाता है। दर्द का एक लूप, पर उसकी अपनी हैरानी के लिए हर बार दर्द कम लगता है। ये कुछ भी नहीं है उन 10 सालों के विनाश और यातना के सामने जो उसने लैब के हाथों झेला था। उसे जिंदा जलाया भी गया था, हाइड्रोलिक प्रेस से कुचला भी गया था। जियो ने हर तरह के दर्दनाक एक्सपेरिमेंट झेले थे जो हो सकते थे। वो एक्सपेरिमेंट्स उसे इन्फिनिटली ज्यादा दर्द देते थे, इसीलिए वो एक हड्डी तोड़ने वाले राइट हुक से वार करता है, अपने पंच से पहले वाले आदमी का चेहरा उड़ा देता है। गोलियां अब उसे इतना असर नहीं करती हैं क्योंकि वो उनका आदी हो चुका है। इससे पहले कि बाकी बेवकूफ रिएक्ट कर पाते, जियो उनके सामने आ चुका है, उन्हें ऐसे डॉग वॉक कर रहा है जैसे माकी ने जिनान क्लैन को खत्म किया था। एक लड़के को बैरल में टकराने के बाद वो एक और को और फिर 3 और को एक ही बार में गिरा देता है, पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए। जब भी उसे पोटैटो का मासूम छोटा चेहरा याद आता है, वो जॉन विक बन जाता है और अपने रास्ते में सबको मार देता है। वो कुत्ते उसके लिए सिर्फ बच्चे थे और वो उसे बचाते हुए मरे। बॉस अब अपनी जान के लिए डरा हुआ लड़की को गोली मारने की धमकी देता है अगर जियो और करीब आता है, पर हमारा लड़का सीधा स्पीड ब्लिट्सिंग करते हुए उसके मुंह पर एक भारी पंच मारता है। ये वार भयानक है और लीडर को एक कंटेनर में पल्वराइज कर देता है, उसे नीचे गिरा देता है। वहीं बॉस अभी भी जिंदा है, पर ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के किनारे पर रहम की भीख मांगने लगता है। गेम खत्म हो गया है क्योंकि जियो इन ने जिस तरह उसके कुत्ते को छीन लिया उसे माफ नहीं करेगा। वो उस आदमी का चेहरा जमीन पर मारता है, उसके चेहरे को और ज्यादा वार से कुचलते हुए। ये एक लिटरल ब्लड बाथ बन जाता है। हमारा लड़का दर्जनों पंचेस बरसाता है जब तक वो आदमी एक सूझे हुए पल्प में न बदल जाए। अपना गुस्सा शांत होने पर जियो रुक जाता है। उसकी मुट्ठी खून से टपकती है क्योंकि वेयरहाउस में हर एक आदमी को गिरा दिया गया है। लड़ाई खत्म हो चुकी है, इसलिए वो हीडी के पास जाता है जो इस डर से कांप रही है कि वो उसे भी चोट पहुंचाएगा। एक फरिश्ता वो पूछती है कि इतना जख्मी होने के बाद क्या वो ठीक है, पर वो बस उसकी बाहों में पिघल जाता है। उसकी जिंदा होने के सुकून पर रो रहा है। बेचारे लड़के ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है और उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि कुत्तों ने उसके लिए अपनी जान दे दी। वो डरा हुआ था कि कहीं उसका भी वही अंजाम ना हो और उसे जिंदा देखना उसके लिए सब कुछ है। ये एक दिल को छू लेने वाला सीन है जब हीडी उसे गले लगाकर तसल्ली देती है, ये कहते हुए कि उसे उसका शुक्रिया करना चाहिए उसकी जान बचाने के लिए। इस पूरे शटडाउन के कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार अपराधियों को गिरफ्तार करने आए और वेयरहाउस में लाशों की सिचुएशन का पता लगाने भी। उनका फैसला है कि किसी तरह का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। जबकि वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जियो और उसकी बड़ी बाहर सिचुएशन पर नज़र रख रहे हैं। हीडी की बड़ी बहन को ये अच्छा आइडिया नहीं लगता कि वो इसमें इन्वॉल्व हो, खासकर अगर कोई म्यूटेंट इंसान है, और उसने तो ये भी कसम खाई है कि वो सिचुएशन को खुद ही हैंडल करेगी। फिलहाल के लिए हमारे डुओ को बस निकलने पर फोकस करने की ज़रूरत थी। लड़की पागल होने लगती है पर जियो उसके साथ है। वो डॉग गैंग की सारी को ले आए हैं। इन शहीद साथियों बादुक, सिरु, टटेनू, चोको, बोल और मारू की आत्मा को शांति मिले। स्कूल की लड़की खुद को दोष देती है, ये मानते हुए कि उसके शामिल होने की वजह से उन्हें चोट लगी। वो उनकी मदद नहीं कर पाई और ना ही उनका ख्याल रख पाई। उसने बस उन्हें खाना दिया था। उसका ये छोटा सा योगदान इन कुत्तों को सब कुछ लगा होगा और उन्होंने उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन जियो अपनी उंगली काटते हुए आता है, हिजी को दोष लेने से रोकता है।
ये कहते हुए कि जो खून उसने उनसे निकाला था वही उनकी मौत का कारण बना। वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है कि वो क्या करने वाला है, जिस पर जियो समझाता है कि उसका काम खून एब्जॉर्ब करके ठीक करना है। तो अगर उसका खून इतना खास है तो वो कुत्तों के साथ उसे बांटने की कोशिश करना चाहता है ताकि उन्हें भी वापस ला सके। उंगली का जख्म ठीक होने लगता है और उसका सारा खून वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारे लड़के को कुत्तों की मदद करने का मौका नहीं मिलता। वो अपनी उंगली दोबारा काटने की कोशिश करता है। इस बार उसे इतनी जोर से चबाता है कि और खून निकलने लगता है। कीजी उसे खुद को ऐसे तकलीफ देते हुए देख नहीं पाती और उस नासमझ को रुकने के लिए कहती है, क्योंकि इससे कुत्तों को और बुरा लगेगा। बदकिस्मती से वो बेचारा लड़का बहुत परेशान है। वो इस बात से टूट चुका है कि कुत्ते उससे नफरत करेंगे। असल में कीजी इसके उल्टा बताती है। वो तो उसे सच में बहुत प्यार करते थे। वही कुत्ते आम इंसानों पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उन्हें उस अजीब से टेस्ट सब्जेक्ट से खास लगाव था। बिल्कुल, हमारा लड़का ये नहीं जानता था। कीजी समझाती है कि इनमें से हर कुत्ते पर पहले अत्याचार हुआ था, इसीलिए इंसानों पर उनका भरोसा टूट गया था। ये हमारे लिए दुखी होने की एक और वजह है। क्यों कोई प्याज काट रहा है? जो को बिल्कुल नहीं पता था कि उन पर अत्याचार हुआ था और उसने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वो हमेशा नर्म थे। लेकिन कीजी उसे सिखाती है कि खुद को चोट पहुंचाने से वो छोटे वाले को और दुखी कर देगा। वो तो गर्व महसूस करती है कि उन्हें उस पर इतना भरोसा था, ये साबित करते हुए कि वो उसकी हालत से वाकिफ थे। एक दुखी जियो आखिरकार अपनी किस्मत मान लेता है। तभी अचानक एक प्यारा सा छोटा सा कुत्ते का बच्चा उन दोनों के पास आता है। ये असल में पोटैटो का बच्चा है और ओ भाई, ये दुनिया की सबसे प्यारी फरबॉल है। वो छोटा सा जीव जियो की तरफ खिंचा चला आता है और उसे उत्सुकता से घूरने से पहले अपनी पूंछ हिलाता है। जियो ने जैसा सोचा था, उससे नफरत करने की बजाय कुत्ते का बच्चा असल में उसके हाथ चाटकर लगाव और प्यार दिखाता है। ये प्यारा बच्चा आखिर में जियो के पास आराम से सो जाता है, इस बात की पुष्टि करते हुए कि सब बच्चे उसे पसंद करते हैं। जब छोटा वाला सो चुका है, कीजी सोचती है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक नए जन्मे बच्चे को अकेला छोड़ सकते हैं। वो उसे घर ले जाने का ख्याल करती है, लेकिन जियो का मामला अभी भी एक समस्या है, क्योंकि उसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन ने गलत किया था जो उसकी तलाश में लगी हुई है। हिजी अपनी बड़ी बहन को तुरंत फोन करने के लिए भागती है और फिर वो उसे बताती है कि उन्होंने क्या किया। हमारा बिल्कुल उलझा हुआ है कि क्या हो रहा है। लेकिन अगले सीन में हम अपने अगले ठिकाने पर पहुंचते हैं। हमारे लड़के ने पहले कभी इतना आलीशान और बड़ा कमरा नहीं देखा था। असल में वो अभी भी सोचता है कि वो डर डर के चल रहा है और औपचारिक रूप से पूछता है कि क्या वो अंदर आ सकता है। हिजी उसे याद दिलाती है कि ये वही नासमझ है जिसने उसकी रक्षा की थी, तो वो उसकी कर्जदार है। फिर ये बात भी है कि उसकी बड़ी बहन हार्ट म्यूटेंट से मिलना चाहती है। असल में हिजी की बहन एक केस की जांच कर रही है जो हर्मीज फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है। जब हमारा लड़का पहली बार आईने में देखता है तो वो सच में अपनी ही परछाई पर चीख पड़ता है। भाई को विश्वास नहीं हो रहा कि वो ज्यादा सुंदर हो गया है और आखिरकार उसके पास एक सही शरीर है। इतने समय से उसे लगता था कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। जब से वो छोटा लड़का था, उसका चेहरा कभी पूरी तरह से रीजेनरेट नहीं हुआ था, तो उसे पता ही नहीं था। लैब में भी रीजेनरेशन धीमा था और हर बार जब वो रीजेनरेट हुआ, वही समय था जब उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये पहली बार है जब वो अपना असली रूप अनुभव कर रहा है और जितना ज्यादा हाई उसकी सुनती है, उतना ही वो समझती है कि भाई की कहानी में कुछ गड़बड़ है। लेकिन उससे बढ़कर हाल ही में कुछ और चीज उसे परेशान कर रही है। वो जानने के लिए उत्सुक है कि अब जब वो रीजेनरेट हो गया है और इतना बूढ़ा नहीं लगता, तो उसे क्या बुलाना चाहिए। अपनी उम्र का अनुमान लगाते हुए जियो भूल जाता है कि कितना समय हो गया है। वो लड़का 7 साल की उम्र में लैब में दाखिल हुआ था और उसने सालाना टेस्ट 7 बार दिए थे। फिर वो 3 पूरे सीजन्स फेल हो गया, मतलब अभी वो लगभग 17 साल का है, जिससे हाई अपना ड्रिंक थूक देती है। वो विश्वास ही नहीं कर पाती कि भाई उसकी ही उम्र का है और इतने समय से उसने एक शब्द भी नहीं बोला जब वो उसे एक सीनियर की तरह ट्रीट कर रही थी। पूकी जियो शर्मा जाता है और कहता है कि उसे बस देखा जाना पसंद था और उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसका ये पहलू देखकर वो उसे बहुत प्यारा लगता है और उन्हें आम तरीके से बात करने को कहती है। डिनर का समय है तो वो उसे हाथ मुंह धोने को कहती है। जल्दी ही पप्पी खाना खाने लगती है और हमारा लड़का भी। खाना स्वादिष्ट है, भले ही वो सिंपल है। ही तो ये भी बताती है कि वो अच्छा खाना नहीं बनाती, लेकिन वो खुश है कि उसे सब कुछ पसंद आ रहा है जो वो परोस रही है। जियो बहुत खुश है कि उसे सालों की गुलामी के बाद प्रीमियम खाना खाने को मिल रहा है, जबकि हिजी अपनी बहन की तरफ से माफी मांगती है, जो लगता है आज काम की वजह से घर नहीं आ पाएगी। डिनर खत्म हो जाता है। सारे मील्स खत्म होने के बाद वो उसे रात के लिए काउच पर सोने को कहती है। जियो उसे अपमान की तरह नहीं लेता और फर्श पर सोना पसंद करता है, लेकिन वो उसे कंबल इस्तेमाल करने और जो वो चाहे वो करने के लिए जोर देती है।
ही बाहर जाती है, ये जोर देते हुए कि उसे अपने रूम में होमवर्क खत्म करना है तो उसे पहले सोना होगा। बत्तियां बुझा दी जाती हैं हमारे लड़के को अकेला छोड़कर जब वो एक मॉडर्न टीवी पर अपनी परछाई देखता है। उसे घर में हर जगह फूल मिलते हैं, लैब के ठंडे माहौल के बिल्कुल विपरीत। और फिर वो बहुत नरम सोफा है जिस पर वो बैठा है। पप्पी अपना खाना खाती है और आखिर में उल्टी कर देती है। घबराकर हमारा लड़का उसकी मदद को आता है। जब वो बच्चा उल्टी करता है वो एक डकार लेती है दोबारा खाना खाने लगने से पहले, हल्के की हैरानी के लिए। वो सब बस एक बहुत बड़ा डर था इस फर बॉल की वजह से, जिसे शायद पता भी नहीं कि वो एग्जिस्ट करता है। जियो खुश है कि कुछ सीरियस नहीं है और सोफा पर सो जाता है। उसकी सॉफ्ट टेक्सचर में बहुत मजा आता है। चीजें और अच्छी करने के लिए उसका छोटा पप भी उसके साथ सो रहा है। इस पॉइंट पर जियो सोचता है कि उसे छोटे वाले का नाम क्या रखना चाहिए। चूंकि ये एक पटेटो का बच्चा है, वो कई नाम सोचता है जैसे पटेटो फ्राई, और उसे फ्रिटर कहने का डिसाइड करता है। वो मंचकिन को नींद में खो जाते हुए देखता है, असली खुशी और मजा महसूस करते हुए। आज उसने एक डिलिशियस खाना खाया, एक प्रॉपर बाथ ली और फाइनली एक लविंग नींद सोई। पता नहीं तुम लोग क्या सोचते हो, पर यह कैरेक्टर मुझे डेंजी की याद दिलाता है। पर इन सब चीजों के बावजूद जियो उस ठंडी रियलिटी से वाकिफ है कि उसे जो कुछ भी मिला है वो सब उससे वापस लिया जा सकता है। उसे लैब की भयानक यादें याद आती हैं, कैसे टेस्ट सब्जेक्ट्स भाग रहे थे जब फैसिलिटी यूनिट उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए मोबिलाइज हुई थी। एक अचानक एक्सप्लोजन ने सब्जेक्ट्स को उड़ा दिया, डेब्रीज ज्यादातर पर गिरते। इसने उन्हें ऐसी पोजीशन में डाल दिया जहां से वो बच नहीं सकते थे, जबकि मास्टर चीफ ने अपना बिग डिक फ्लेम थ्रोवर निकाला और उन पर चला दिया। यूनिट के सरप्राइज के लिए एक लड़की ने अपनी आइस पावर्स मैनिफेस्ट की सबको बचाने के लिए। जियो को अपने सेंसेस रिक्लेम करने को कहा। उस पल एक बच्चा जिसे हाशियामारामा सेंजू के सेल्स इंजेक्ट किए गए थे, उसने वुड स्टाइल जूत्सु एक्टिवेट किया और हमारे लड़के को आज़ाद किया। लड़की ने जियो को उसका हाथ पकड़ने को कहा और उसे एग्जिट की तरफ ले गई। उसने गाइडेड महसूस किया और फाइनली उस डेंजरस लैब से बच निकला। वो सब कुछ भी नहीं था क्योंकि एंड में वो अलग हो गए, और जबकि वो कंफर्ट महसूस कर रहा है उसके फ्रेंड्स खतरे में है। यही वजह है जियो अपने पास्ट की रिपीट नहीं चाहता। वो इस पीस को टॉर्मेंटेड या थ्रेटेंड नहीं होने देगा। जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा उसे उसका अंत मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। अगली सुबह हमारा लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ मिलता है स्टूपिड ओल्ड फ्रिटर को बचाने, जो अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो। जियो वो सब एजी बातें कर रहा था, पर जैसे ही उसका पपी गायब हुआ वो क्राई बेबी बन गया। चलो कुछ पल पीछे चलते हैं। हाई स्कूल चली जाती है और चाहती है कि वो घर का ख्याल रखे जब तक बिग सिस नहीं आती। वो उसे विदा करती है जबकि वो सोचता रह जाता है कि स्कूल लाइफ कैसी होती है। फ्रिटर एंग्शियस है और किसी वजह से दरवाज़ा खुरच रहा है। दोनों कन्फ्यूज्ड हैं कि उसे चोट लगी है या बस बोर्ड है। यहीं पर हमारे लड़के ने पप को वॉक पर ले जाने का एक्सीलेंट आइडिया सोचा, पर हिजी को लगा कि उसके लिए ये रिस्की था। ब्रो अपने न्यू फेस के साथ चिल कर रहा था और उसे कुछ भी डर नहीं था, जबकि लड़की को उसके रीजनिंग से ठीक लगा। उसने उसे लीश लेने को कहा अगर वो पप को बाहर ले जा रहा है, और इजी एक्सेस के लिए हाउस पासवर्ड भी शेयर किया। कुछ देर बाद ब्रो अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, पपी को लीश से टेम करने की कोशिश करते हुए। वो नॉटी लिटिल फ्रेंच फ्राई कंस्ट्रेन महसूस कर रहा था और उसे उतारना चाहता था। वो सच में पिस्ट था, जिससे जियो ने सोचा कि क्या उसने उसे ज्यादा टाइटली रैप कर दिया था। ब्रो को ट्रॉमेटिक यादें आ रही थी उस वक्त की जब उसे पर्सनली इलेक्ट्रिक चेयर से कंस्ट्रेन किया गया था। शॉक्ड और बर्न टू नो एंड, पर यह सबसे सेफेस्ट पाथ है ये इंश्योर करने का कि वो टाइनी फ्रेंच फ्राई बाहर जाकर दूसरे लोगों की लेग्स अटैक ना करे। जबकि ये आदमी अपने एक्शंस के साथ टर्म्स पर आने की कोशिश कर रहा है, ब्रो को अचानक रियलाइज होता है कि फ्रिटर पहले ही जा चुका है। रियलिटी टूट जाती है क्योंकि वो इंटेलिजेंट लिटिल पप पहले ही आजाद होकर भाग गया। और ये हमें करंट मोमेंट में ले आता है, जहां ये आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, हर ऑरिफिस से आंसू निकलते हुए। वो गलियों में भागता है, हर डंपस्टर या अंडरग्राउंड में आंसर ढूंढते हुए। अपनी सर्च के बावजूद जियो को कोई आंसर नहीं मिलता। उसे पता नहीं कि उसे कहाँ देखना चाहिए। वो छोटे वाले की कंडीशन के लिए एंग्शियस है और पहले ही डर भरे ख्याल आते हैं कि वो टाइनी वन किसी एक्सीडेंट या किसी और मेस्ड अप सिचुएशन में फंस गया हो। ब्रो का रिएक्शन बहुत नॉर्मल है। जियो ने अभी उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था और उसने अगले ही दिन पप को खो दिया। उस पॉइंट पर उसे अचानक कुछ रियलाइज होता है। वो खुद को स्कूल में पाता है और सामने ही वो स्टूपिड लिटिल पपी खुद को साफ कर रहा है। करते हुए जियो रियलाइज करता है कि पपी ने हयागी की सेंट यूज की होगी उसे ट्रैक करने के लिए। पर जबकि ये दोनों एक मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं, पीटी टीचर बच्चे को इंटेंस स्पीड से भागते हुए नोटिस करता है। जियो को परवाह नहीं है और वो स्कूल ग्राउंड्स में घुस जाता है, वही जगह जहां एक फुटबॉल मैच खेला जा रहा है। वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, एंटरटेनिंग स्कूल लाइफ पर रिफ्लेक्ट करते हुए। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के एक ग्रुप की बात सुनते हुए जो हार्ट म्यूटेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूज़ में पहले ही है कि फैसिलिटी एक स्पेसिफिक म्यूटेंट की रिकवरी के लिए एक वूपिंग $1 बिलियन देने को तैयार है।
इन लोगों को सिर्फ पैसे की परवाह करते और हार्ट म्यूटेंट्स को आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट करते देखना जियो के लिए नॉर्मल पर्सन्स पर्सपेक्टिव समझने के लिए काफ़ी है। वो रियलाइज करता है कि इन लोगों के आसपास होने से वो डेंजर में है और फ्रिटर को ढूंढता है, उसे पीछे लोकेट करता है। कुछ वॉनबी टिकटॉकर गर्ल्स ट्रेंड्स बना रही हैं और ऐसे एक्ट कर रही हैं जैसे वो प्लैनेट पर सबसे बैडेस्ट शिट है। अचानक रियल बैड शिट, जिसे हाफ ईट फ्रेंच फ्राई भी कहा जाता है, क्लब में आता है और अटेंशन चुरा लेता है। वो उस पर फिदा हो रही हैं और पपी को फ्लेक्स करने के लिए पिक्चर्स ले रही हैं, जब अचानक हमारे लड़के की ग्लूमी फिगर फ्रेम में आती है, उन्हें बुरी तरह डरा देती है। लड़कियां उसे क्रीपी सोचती हैं, उसे परवर्ट कहती हैं, जबकि जियो को पता नहीं क्या करना है। वो एक फ्लस्टर्ड फेस के साथ अपोलोजाइज करता है, लड़कियों का अफेक्शन जीतते हुए। वो अज्यूम करती हैं कि वो अपने कपड़ों से कोई फ्रेशमैन हो सकता है या एक ट्रांसफर स्टूडेंट भी, पर वो रिकॉर्डिंग इंटरप्ट करने के लिए अपोलोजाइज करता है। हिलेरियसली लड़कियां उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर भी करती हैं, पर वो रिजेक्ट करता है। उनमें से बैडी उसकी इंस्टाग्राम पूछती है। ये पहली बार है मिनजोंग ने किसी डूड पर एडवांस किया है, तो ये शॉकिंग है। इसी लड़की के 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो वो एक बोनाफाइड इन्फ्लुएंसर है। मिनजोंग तो असल में इस लड़के को एंगेजमेंट बेट की तरह यूज करना चाहती है, क्योंकि वो क्यूट है और उसे लगता है कि वो इतनी हाई एंड माइटी है कि कोई उसे कभी मना नहीं करेगा। लेकिन जियो उसे मना कर देता है, रही होती हैं। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये लड़की फटने वाली है। ब्रो बस अपना डॉग लेता है, उसकी बातों को इग्नोर करता है और सिर्फ फ्रिटर की सेफ्टी की परवाह करता है। उसी वक्त एक रेड हेड पंक आता है, पूछते हुए कि ये नया लड़का कहाँ से आया है। टियो को मिनजोंग पसंद है और उसके बड़ी सब सोचते हैं कि ये शाय बच्चा जानबूझकर अपने पपी को यूज कर रहा है उससे बात करने के लिए। वो गुस्सा हो जाता है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि कोई उसके मील पर नजर डाल रहा है। तो टियो बॉल पकड़ता है और उसे फुल स्पीड से स्लैम करने का डिसाइड करता है उसे सबक सिखाने के लिए। बॉल कांटेक्ट करती है और सीधा हमारे लड़के की तरफ जूम करती है, जिसे पता भी नहीं होता कि वो कहाँ से आई। जियो कैजुअली उसे देखता है बिना हिले, तो बॉल लिटरली उसके फेस पर फुल रिकॉइल के साथ स्मैश होती है, वापस ऊपर शूट करते हुए। लड़कियां उसे चेक करने के लिए देखती हैं, रियलाइज करते हुए कि जियो को हर जगह खून निकल रहा है। इनोसेंट और क्यूट एक्ट करते हुए टियो प्रिटेंड करता है कि ये सब बस एक एक्सीडेंट था, जबकि मिंगजोंग उसे डांटती है उसे लगभग टकराने के लिए। जो बात हमारे लड़के को सच में गुस्सा दिलाती है वो ये नहीं कि उसे फेस पर स्लैम किया गया, बल्कि ये कि उसे यहाँ लगभग हर्ट हो गया था। वही पपी अभी लवाइथन को डिवावर करने वाला लग रहा है। टियो हंसता है, वो बिग माउथ हमारे लड़के को बिलिटल करने की कोशिश करता है, पर सडनली रियलाइज करता है कि उसकी क्रश देख रही है। तो वो सिचुएशन को डिप्लोमैटिकली हैंडल करता है, प्रिटेंशियसली ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे जियो की कंडीशन की परवाह है। हमारा लड़का बस इस लड़के को एक वार्निंग के साथ छोड़ देता है, क्योंकि उसने एक पेट की सेफ्टी को थ्रेटन किया था। लेकिन क्योंकि टियो ने अपॉलॉजी दी, वो सब कुछ ठीक है और चला जाता है। टियो इस सिचुएशन को ऐसे ही रिजॉल्व होने देता जैसे ये हुई थी, लेकिन इस लड़के को किसी वजह से बहुत अकड़ है। इधर हमारा लड़का बस खुश है कि उसने इस प्रोसेस में अपना प्यारा पप नहीं खोया। और आज के एडवेंचर की वजह से उसे ये भी देखने को मिला कि स्कूल कैसा दिखता है। उसकी इसके बारे में सिर्फ ये इंप्रेशन है कि एनवायरनमेंट फन लगता है, और वो सोचता है कि क्या वो भी एनरोल कर सकता है और यहाँ फ्रेंड्स बना सकता है। उस पॉइंट पर टीयू आता है, जियो की स्पेस में घुसता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे वो एक और अपॉलॉजी के लिए आया है। उसकी भरपाई करने के लिए पंक हमारे लड़के को ट्रीट करने का ऑफर करता है, जो जियो के लिए एक स्ट्रेंज ऑफर है, जो कई स्वीट सॉल्यूशंस के बारे में सोचता है। ब्रो इतना नईव और एक्साइटेड है कि वो एक्चुअली ऑफर पर अग्री हो जाता है, जबकि टेयू पप को कुछ खाना खरीदने के लिए भी अग्री करता है। लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर में मुड़ते हैं, ये पंख जियो को ऐसे बैकफुट करता है जैसे एक पंख। अब उसके पास बच्चा वहां है जहां वो उसे चाहता है, अपने सभी गूंज के साथ, जो सब उसे डेंस होने के लिए मजाक उड़ाते हैं। यहाँ उनमें से 1 डजन है और उनका प्लान है कि बच्चे को कुछ रियल फिस्ट्स का फीस्ट करवाया जाए। टेयू अपने बुली फ्रेंड्स के साथ हंसता है जब वो जियो को वीकलिंग कहते हैं, उसे इतना नाइव और स्टूपिड होने के लिए मॉक करते हैं। फिर वो डायरेक्टली जियो की तरफ मुड़ता है, पूछते हुए कि वो क्यों क्लूलेस एक्ट कर रहा है और प्रिटेंड कर रहा है कि उसे पता नहीं क्या हो रहा है। हमारा हीरो जेन्युइनली कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि टेयू क्या बात कर रहा है। वो इंसिस्ट करता है कि उसने कहीं भी एक्ट नहीं किया या कोई शो नहीं किया, क्योंकि लड़के को जेन्युइनली पता नहीं उसने क्या गलत किया। तभी टेयू फाइनली पॉइंट पर आता है। वो डिमांड करता है जानने कि हमारा हीरो उसकी क्रश मिनजोंग को क्यों हिट कर रहा है। उसकी आवाज़ लाउडर हो जाती है और वो करीब आता है, उसे थ्रेटन करते हुए कहते हुए, जो ऐसे लड़का लगता है जो सिर्फ एक स्मैक के बाद रोएगा और क्रॉल करके भाग जाएगा। वो स्नियर करता है और पूछता है कि ये सडन फेक ब्रवाडो कहाँ से आ रहा था, क्योंकि अब उसके पास कुछ कहने को नहीं है। फिर थ्रेट्स आते रहते हैं, जैसे जियो सुनता है कि टेयू उसे कैसे मैसअप करने वाला है। वो कसम खाता है, लेकिन जियो एक चिल गाय का एपिटमी है, जैसे वो बस खड़ा रहता है।
इधर बाकी बुलीज वॉनबी गैंगस्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, सीन को सर्कल करते हैं और पूरे एक्सचेंज पर हंसते हैं। वो टेयू को कहते हैं कि नए लड़के पर इतना सीरियसली ना ले क्योंकि वो इतना स्क्रॉनी है कि एक सॉलिड किक उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकती है। वो हमारे हीरो के डॉग को भी मौकरी में घसीटते हैं, मजाक करते हुए कि स्कूल में डॉग लाना लड़कियों को इम्प्रेस करने का कोई आउटडेटेड ट्रिक होगा। उसे स्ट्रेंज और क्रिंज एज हेल कहते हैं। फिर भी इसमें से कुछ भी टेयू को शांत नहीं करता, उल्टा ये उसका गुस्सा बढ़ा देता है। वो हमारे हीरो को बिरेट करता रहता है, उस पर एक्यूजेशन के बाद एक्यूजेशन डालता रहता है। जियो धीरे धीरे रियलाइज करते हुए कि वो कितना फूलिश रहा है, डिसबिलीफ में अपनी फोरहेड पर थप्पड़ मारता है। उसने एक्चुअली सोचा था कि टेओ ने उसे हैंग आउट करने के लिए बुलाया था। उसने एक छोटे और नाइव मोमेंट के लिए बिलीव किया था कि इन्विटेशन जेन्युइन था। इसके बजाय ये बस एक पॉइंटलेस फाइट के लिए सेटअप है। फिर भी हमारा हीरो टाइगू और उसके हॉट हेडेड मेटल टाउन ब्रवाडो से बेहतर जानता है। वो बेड पर आने से रिफ्यूज करता है। अपनी कंपोजर मेंटेन करने की कोशिश करते हुए वो टेऊ को कहता है कि अगर उसकी प्रेजेंस उसे इतना अनकंफर्टेबल कर रही है तो वो चला जाएगा। वो इस तरह के कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी नहीं है और वो टाइगू जो भी ट्विस्टेड वर्जन का माचो फाइट स्टेज करने की कोशिश कर रहा है उसमें प्ले अलोंग करने से रिफ्यूज करता है। जैसे ही जियो जाने वाला होता है, एक बुली उसके सामने आ जाता है और उसका रास्ता ब्लॉक करता है। स्नियर करते हुए कहता है कि उसमें एक्चुअली हिम्मत है जाने की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बार हाउएवर जियो की आवाज़ फर्म है। वो लड़के को रास्ते से हटने को कहता है क्योंकि वो उसके प्रेशियस पपी फ्रिटर को डरा रहा है। छोटा फ्रिटर भी गुस्सा दिख रहा है। इरिटेटेड होकर बुली अपना हाथ उठाता है और हमारे हीरो को फेस पर थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। फ्रिटर को जियो की तरह ही मट कहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बेचारा पपी उस पर भौंकने की हिम्मत करता है। लेकिन उसके हाथ कांटेक्ट करने से पहले ही हमारा हीरो मूव करता है। अगली सेकंड में उसकी फिस्ट क्लीनली बुली के फेस पर कनेक्ट होती है, उसे पीछे फ्लाइंग भेजती है जैसे पार्क से सीधा बाहर मारा गया बेसबॉल। वो जमीन पर जोर से गिरता है, स्प्रॉल्ड आउट और स्टंड। एक पल के लिए सब बस घूरते रहते हैं। वो पजल्ड है, जो वो देख रहे हैं उससे लगभग ऑफेंडेड है। उनका वो सो कॉल्ड हंक जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है, दर्द से करा रहा है। तब उन सबको एक साथ रियलाइज होता है कि इस पतले बच्चे ने सच में अपना हाथ घुमाया और उनके दोस्त को मारने की हिम्मत की और उसे उड़ता हुआ भेज दिया। गुस्से में वो जियो पर हमला करते हैं, पर जो वो समझ नहीं पाते वो ये है कि जियो ब्लड थर्स्टी नहीं है, पर वो कभी भी खुद को डिफेंड करना नहीं छोड़ेगा। उसके अंदर कुछ भयंकर सा जाग उठता है और कुछ ही सेकंड्स में वो हैरानी वाली स्पीड से मूव कर रहा होता है। वो एक के बाद एक पंच मारता है और लिटरली गली में आदमियों की बारिश हो रही होती है। और इस सब के बीच फ्रिटर हमारे हीरो की बाहों में सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्टेड और हैरानी से शांत। आखिर में हमारा हीरो टेयू के सामने खड़ा होता है। जैसे ही वो उसके चेहरे पर वार करने वाला होता है, वो आखिरी सेकंड में अपना पंच रीडायरेक्ट करता है और उसके बगल वाली दीवार में मारता है। इम्पैक्ट से दीवार जोर से क्रैक हो जाती है। हमारा हीरो अपनी मुट्ठी नीचे करता है और नर्मता से टेयू को बताता है कि उसने उन्हें सीधे रोकर रुकने को कहा था क्योंकि वो उसके छोटे पपी को डरा रहे थे। क्रैक हुई दीवार का नज़ारा ही काफ़ी है। बाकी के बुलीज पीले पड़ जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं, पलटकर भागने से पहले। यहाँ तक कि महान टैगू भी, जो कुछ ही मिनट्स पहले टेंट्रम फेंक रहा था, अब स्पीचलेस खड़ा है। अगर एक दीवार ऐसे क्रैक हो सकती है तो अगर जियो का पंच उस पर पड़ता तो उसका सिर एक कैंडी के टुकड़े की तरह क्रश हो जाता। उसे ये रियलाइजेशन जोर से लगती है कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। आंसू स्नॉट्स के साथ मिल जाते हैं जैसे ही वो अचानक हमारे हीरो के सामने झुकता है, बार बार सॉरी बोलते हुए। डेस्परेट होकर वो अपना फ़ोन निकालता है और जियो को अपने ही पपी की तस्वीर दिखाता है। वो इंसिस्ट करता है कि वो डॉग को नहीं मारने वाला, कि वो भी एक डॉग ओनर है और कभी भी एक प्यारे से छोटे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो फोटो स्वाइप करता है, ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि उसका पपी कितना क्यूट है। इसे मर्सी के लिए बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करते हुए हमारा हीरो एक 7 साल के बच्चे जितना मासूम तस्वीरों को देखता है और सोचता है कि डॉग सच में प्यारा है। क्योंकि टेयू भी एक डॉग ओनर है, शायद वो पूरा बुरा नहीं है। आखिर में जियो कुछ नहीं कहता, पर उसे एक अलग रियलाइजेशन होती है। उसने ताकत सोचने से ज्यादा यूज कर ली है और अब वो अचानक बहुत भूखा है। उसने आज कुछ नहीं खाया है और वो खालीपन उसे परेशान करना शुरू कर रहा है। टेयू इस बदलाव को समझ नहीं पाता, मानता है कि जियो उन्हें माफ करने का नाटक कर रहा है, सिर्फ सिचुएशन से कुछ खाना निकालने के लिए। इस बीच कीजी अपनी क्लासरूम में बैठी है, चुपचाप पढ़ रही है, पूरी तरह से अनजान कि उसका नया दोस्त बाहर स्कूल ग्राउंड्स में केओस मचा रहा है। अभी के लिए ये उसकी चिंता नहीं है। कैफेटेरिया में टेयू जल्दी से हमारे हीरो को अंदर ले जाता है और उसके लिए स्नैक्स का ढेर खरीदता है।
जैसे ही जियो खाना देखता है उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है और छोटा फ्रिटर भी एक्साइटमेंट से खुश हो जाता है इतनी सारी ट्रीट्स देखकर। टियो देखता है जब हमारा हीरो और फ्रिटर स्नैक्स को खा जाते हैं, सोचते हुए कि हमारा हीरो पागल है, पागल स्ट्रांग पर एक टोटल लूजर की तरह एक्ट कर रहा है। वो बड़बड़ाता है कि कोई हैरानी नहीं कि वो उस जैसे लड़के को पसंद नहीं करता। बस हाल ही में वन पंच से जियो ने लिटरली किसी को उड़ता हुआ भेज दिया था। टियो सोचता है कि कहीं हमारा हीरो कोई बॉक्सर या एथलीट तो नहीं, पर अगर वो होता भी तो ऐसी दीवार क्रैक करना इम्पॉसिबल है। उसने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। पक्का होकर कि उसे रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, वो अपना फोन उठाता है और अपने भाई यंग चिल को कॉल करता है, जो 20 साल का गैंगस्टर है और अपने दोस्तों के साथ पोकर खेल रहा है। वो हेल्प मांगता है, बताते हुए कि वो फंस गया है क्योंकि उसे किसी रैंडम लड़के ने पीट दिया है। यंग चिल टियो की हेल्प करने से खुश नहीं है, किसी रैंडम लड़के को पीटने में। पर टियो आर्ग्यू करता है कि जियो सीरियसली स्ट्रांग है और लिटरली उसे इस बार इज्जत बचाने के लिए भीख मांगता है। एक और गैंग मेंबर पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है और यंग चिल टियो का मजाक उड़ाता है, पर क्योंकि वो बोर्ड है वो हेल्प करने को अग्री हो जाते हैं। यंग चिल उसे कहता है कि वो बाद में आएगा और टियो को हमारे हीरो को उनके पास लाना चाहिए। टियो कॉल काट देता है, ग्रिन और स्मर्क करते हुए, सोचते हुए कि उसने सुना है कि जियो अब मर गया है। पर अगले ही पल हमारा हीरो उसके पास आता है और उसे अपना कुछ खाना ऑफर करता है, कहते हुए कि उसे अकेला खाते हुए अजीब लग रहा था और वो शेयर करना चाहता है। टियो मना कर दे, कहते हुए कि वो सब कुछ जियो के लिए लाया था और ज्यादा खाना ऑफर करते हुए। जियो फिर उसे फ्रिटर के साथ शेयर करता है, जिसे टियो सोचता है ये लूजर इतना स्ट्रांग कैसे है। वो हमारे हीरो का हाथ नोटिस करता है और रियलाइज करता है कि जब उसने दीवार पर पंच मारा था तो उसकी रिस्ट हर्ट हो गई थी, पर अब वो पूरी तरह नॉर्मल है। वो डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करता है, ऑनलाइन एक वीडियो याद करते हुए हार्ट म्यूटेंट्स के बारे में, जो हर शेप और साइज में आते हैं। पॉपुलेशन के 0.001% से भी कम होते हैं, पर रियल लाइफ में इनक्रेडिबली स्ट्रांग होते हैं। छुपकर टियो सीधे जियो से पूछता है कि क्या वो एक हार्ट म्यूटेंट है। हमारा हीरो कुछ बोलकर मना करने की कोशिश करता है, पर वो झूठ बोलने में बहुत बुरा है। ये दर्दनाक रूप से ऑब्वियस है। टियो पीला पड़ जाता है। उससे पहले कभी कोई हार्ट म्यूटेंट नहीं मिला और हमारा हीरो एक नॉर्मल इंसान लगता है। चिंता में कि जियो कितना डेंजरस हो सकता है, टेऊ यंग चिल को दोबारा कॉल करता है। जब वो उसे इन्फॉर्म करता है कि जियो एक हार्ट म्यूटेंट है, वो अपनी लक पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। सब अलर्ट हो जाते हैं। टेऊ फोन पर शांति से फुसफुसाता है कि ये डेंजरस और उन्हें मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए, पर यंग चिल मना कर देता है, कहते हुए कि ये और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और वो हमारे हीरो को प्रॉपर्ली हैंडल करेंगे। टेऊ अग्री करता है, पर हमारा हीरो बीच में बोलता है, कहते हुए कि उसने खाना खत्म कर लिया है और टेऊ को बस घर चले जाना चाहिए। टेऊ आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि क्योंकि अभी लंच ब्रेक का बहुत सारा टाइम बचा है, उन्हें कुछ करना चाहिए, क्लास स्किप करनी चाहिए और हैंग आउट करना चाहिए। वो जियो को आर्केड ले जाता है। चमकदार गेम्स और फ्लोर्स देखकर जियो अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता। यहाँ तक कि टेऊ भी कंफ्यूज हो जाता है। ये जियो का पहला बार है आर्केड में और वो शर्माते हुए एडमिट करता है कि उसने कभी नहीं जाना था कि ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती हैं। सब कुछ उसे अमेज करता है, यहाँ तक कि एक सिंपल क्लॉ मशीन भी दुनिया के 7वें अजूबे की तरह लगती है। जियो नोटिस करता है कि मशीन में वही लबूबस डॉल है जो उसने पहले हिजी के हैंडबैग पर देखी थी। टेऊ कंफ्यूज हो जाता है। अगर जियो लबूबस के बारे में नहीं जानता तो उसने अपनी लाइफ में क्या किया है। टेऊ पैसे डालने का ऑफर करता है ताकि हमारा हीरो ट्राई कर सके, पर हमारा हीरो क्लॉ गेम में बुरा है, तो टेऊ आगे बढ़ता है और लबूबस जीत जाता है। जियो बहुत खुश हो जाता है, अब उसके पास हियाई जैसी ही डॉल है। उसे ये रियलाइज नहीं होता कि टाइगू उसके पीछे चुपके से काम कर रहा है, उसे बिजी रखते हुए जब तक गैंगस्टर्स नहीं आ जाते। टेऊ सजेस्ट करता है कि वो कैरियोके रूम में चले। वो हमारे हीरो को एक गाना सिलेक्ट करने और गाने को कहता है। जियो कहता है कि उसे कोई गाना नहीं आता, पर टेऊ जिद करता है कि कुछ तो होगा जो वो जानता हो। जियो वो एक ही गाना गाना शुरू करता है जो उसे आता है, एक नर्सरी राइम, पर इतने जुनून से कि वो ऑलमोस्ट अडोरेबल लगता है। टेऊ को यकीन नहीं होता कि एक बड़ा आदमी बच्चों का गाना गा रहा है और सोचता है कि हमारा हीरो एक्टिंग कर रहा है क्या। जियो एक्सप्लेन करता है कि ये लिटरली वो एक ही गाना है जो उसकी मॉम ने उसे सिखाया था जब वो 7 साल का था और अलग हो गए थे। तब से उसने नॉर्मल लाइफ नहीं जी है और पॉप कल्चर नहीं जानता। ये सुनकर टेऊ सैड फील करता है, ये रियलाइज करते हुए कि जियो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सका, और सस्पेक्ट करता है कि कुछ गहरा चल रहा है। वो इमोशनल हो जाता है और पैसे ऑफर करता है। क्या है कि क्योंकि हमारा हीरो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सका, वो उसे टीनेजर की तरह जीना सिखाएगा। वो अलग अलग गेम्स खेलते हैं, ड्रम्स बजाते हैं, वीडियो गेम्स और डांस भी करते हैं। जैसा एक्सपेक्टेड था, हमारा हीरो हर चीज में बैड है। कुछ देर बाद वो आर्केड से निकल जाते हैं। टाइगू बहुत फन करने की वजह से हाँफ रहा है।
वो कन्फेस करता है कि उसने अपनी लाइफ में इतना फन कभी नहीं किया। वो अपना फ़ोन चेक करता है और अपने भाई यंग चाउल का कॉल देखता है। रियलाइज़ करता है कि टाइम निकल गया और वो अपना टास्क भूल गया था। वो जियो और फ्रिटर के साथ फोटो बूथ पिक्चर्स देखता है। सोचता है कि वो कितना इडियट है जो उसने दुश्मन के साथ तस्वीरें ली। पर जियो की नाइविटी उसके दिल में कुछ बदल देती है। वो अकेला एलीवे में जाता है, हमारे हीरो को साथ नहीं लाता जैसा प्रॉमिस किया था। वो यंग चू से अपोलोजाइज करता है, कहता है कि उससे गलती हो गई और हमारा हीरो एक्चुअली म्यूटेंट नहीं है। गैंगस्टर्स अनॉनिड हो जाते हैं, कहते हैं कि उसने उनका टाइम वेस्ट किया। पर टेयू परसिस्टेंट रहता है। अंदर से वो जानता है कि उसके एक्शन सिर्फ डॉग के लिए नहीं है, बल्कि जियो और उसकी पर्सनालिटी की वजह से हैं। उसने जियो से पूछा था डॉग ही उसकी एकलौती फैमिली है, और उसे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा ही है। टाइगू सॉरी फील करता है, पर समझता है कि उसका अपना पपी ही उसकी लाइफ है और वो उसके लिए कुछ भी करेगा। वो कन्फेस करता है कि पहले जब दोस्तों ने फ्रिटर को टंग करने की कोशिश की थी तो वो भी ऑलमोस्ट गुस्सा हो गया था। ये सिर्फ पपी के बारे में नहीं है, ये हमारे हीरो और उसके डॉग के साथ उसके रिश्ते के बारे में है। जब टाइगू वहां खड़ा होता है, एक गुस्सा उसके चेहरे की तरफ उड़ता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। अचानक योंग चियल उसे सर से उठाता है, म्यूटेंट के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछता है, और इस बार योंग चियल टेयू के भाई जैसा नहीं लगता। यॉल टेयू से पूछता है कि क्या वो सोचता है कि वो जोक कर रहा है, पर टेयू सिर्फ उस प्रेशियस मेमोरी के बारे में सोच सकता है जो उसने हाल ही में जियो के साथ बनाई थी। योंग चियल उसे बिरेट करता रहता है, कहता है कि सब वहाँ एक म्यूटेंट को पकड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं और वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके पास एक म्यूटेंट कस्टडी में ना हो। वो टेयू को कहता है कि अगर वो अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो बोलना शुरू करे। टाइगू परसिस्टेंट रहता है, जिद करता है कि ये सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने पूरा दिन हमारे हीरो के साथ स्पेंड किया और अगर जियो सच में एक हार्ट म्यूटेंट होता तो उसे कुछ ऑफ सेंस होता, पर वहां कुछ भी नहीं था। हमारा हीरो बस एक लूजर है जो आर्केड में भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकता और सॉकर खेलते हुए हाफने लगता है। टियो एक काइंड जेस्चर के तौर पर स्माइल करने की कोशिश करता है, एडमिट करता है कि उसने गलती से योंगचो का टाइम वेस्ट किया, पर योंगचो खुश नहीं होता। योंगचिल फिर टाइगू को हक करता है, अपोलोजाइज करता है और पूछता है कि क्या वो अपसेट है कि उसने उस पर चिल्लाया और उसे मारा। इससे पहले कि टाइगू रिप्लाई कर पाए, यंग पॉइंट आउट करता है कि उसके चेहरे पर साफ लिखा है कि वो झूठ बोल रहा है और डिमांड करता है कि वो क्यों लास्ट मिनट पर अपनी स्टोरी बदल दी। यंग कंटिन्यू करता है, कहता है कि म्यूटेंट वो नहीं है जो ट्यू सोचता है। वो स्केरी नहीं दिखते, पर वो ह्यूमंस जैसे नहीं है, वो डेंजरस है, दुनिया को एक बहुत हजार्डस जगह बनाने के केपेबल है। ट्यू को बस सच रिवील करना चाहिए ताकि वो सब चले जाए। यंगचिल ये भी आर्ग्यू करता है कि अगर ट्यू उनके बारे में वरिड है और वो एक म्यूटेंट के हाथों हार सकते हैं तो उसे रेकलेसली एक्ट नहीं करना चाहिए। ट्यू फिर से एक स्टबन बास्टर्ड की तरह रिफ्यूज करता है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाए, यंगचिल कहता है कि बॉस को म्यूटेंट देने के लिए $500 का रिवॉर्ड है, जो उसे काफी जेनरस लगता है। यंगचिल एक्सप्लेन करता है कि अगर ट्यू म्यूटेंट को डिलीवर करता है तो उसे भी रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवील करता है कि उसने पहले ही एक ब्रोकर लाइनअप कर रखा है जो हार्ट म्यूटेंट्स को हैंडल करता है और ये सब बिना किसी लूज एंड्स के हैंडल हो जाएगा। टाइगू रियलाइज करता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। हाल ही में किडनैपर्स देश भर में हार्ट म्यूटेंट्स को टारगेट कर रहे हैं और र्यूमर्स का दावा है कि गवर्नमेंट रिसर्च फैसिलिटीज उन्हें पैसे देकर खरीदती हैं। उसने सोचा था कि ये सिर्फ गॉसिप है, पर अब वो अपनी आंखों से देख रहा है। वो इसे होने नहीं दे सकता, इसलिए वो फिर से अपोलोजाइज करता है, जिद करता है कि जियो बस एक नॉर्मल गाय है। इससे पहले कि वो फिनिश कर पाए, यंग उसे किक करता है, उसे उड़ा देता है। इस ब्लो से उसके लंग्स में दर्द होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यंगचिल उसे अपने पैरों से मारना शुरू करता है, उसके सिर पर बार बार स्टॉम्पिंग करता है, उसे क्रश करता है, उसे बोलने पर मजबूर करता है। टाइगू के पैर सीधे हो जाते हैं और दर्द उसे सीधा एक फ्लैशबैक में ले जाता है। कुछ वक्त पहले टाइगू को इसी तरह बुलीज मारते थे जब तक एक ऊंची आवाज ने उन्हें रोकने को नहीं कहा। वो यंग चियोल था, अपने दोस्तों के साथ। तब वो गैंगस्टर्स नहीं थे और उन्होंने तेऊ को पिटने से बचाया था। तेऊ एक छोटा बच्चा, बचने पर खुश था, पर ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था। यंग चियोल ने उसे कंफर्ट किया, कहता है वो सेम जिम में है और वो तेऊ को इन लोगों से पिटने से बचाएगा। तब यंग चियोल लॉयल लगता था, थोड़ा कूल और ज्यादा फाइटर नहीं था, तो तेऊ उसके जैसा बनना चाहता था। पर अब उसके अपने मेंटोर और दोस्त उसे बार बार मार रहे हैं जब तक वो जमीन पर एक पल्प ना बन जाए। यंग चियोल इंसिस्टेंट रहता है, क्लेम करता है कि तेऊ उनके सामने झूठ बोल रहा है। वो कमेंट करता है कि तेऊ में लॉयल्टी है जो काइंड ऑफ बैड एस है, पर ये मिसप्लेस्ड है, ये उसकी होनी चाहिए। वो वॉर्न करता है कि अगर टाइगू म्यूटेंट को किसी और ब्रोकर को बेचने के बारे में सोच रहा है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 मिल सकते हैं, पर वो डायरेक्टली डेंजर में होगा। वो अपने गैंगस्टर्स को एक चेन लाने का सिग्नल देता है, उसे अपने हाथ में लपेटता है और कहता है कि वो टाइगू को दिखाएगा कि गैंगस्टर की तरह क्या जीना है। इस बार टाइगू पीछे नहीं हटा, कहते हुए कि वो बिल्कुल अनकूल है। योंग चियोल शॉक में था, उसकी सांस लगभग रुक गई। तेऊ भी कंफ्यूज था कि वो योंग चियोल को क्यों भड़का रहा है।
गुस्से में योंगचियोल मारने की तैयारी करता है, जबकि तेऊ बार बार माफी मांगने की कोशिश करता है, जिद करते हुए कि उसने गलती से बोल दिया। लेकिन जैसे ही योंगचियोल उसे मारने ही वाला होता है, एक मजबूत हाथ उसे रोक देता है। ये हमारा हीरो है। वो कहता है कि अगर योंगचियोल किसी को अपने हाथ में चेन्स लपेटकर मारेगा तो बहुत ज्यादा चोट लगेगी। सब कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि इस अजीब लड़के की हिम्मत कैसे हुई उनके बॉस को रोकने की। तेओ भी हैरान है, सोच रहा है कि हमारे हीरो को पता कैसे चला कि वो लोग कहाँ थे। जियो नीचे झुकता है, कहते हुए कि वो तेऊ को ढूंढने आया था क्योंकि उसे आने में बहुत देर लग रही थी। ताइगो उसे भागने की चेतावनी देता है और कन्फेस करता है कि उसने ही उन्हें बुलाया था उसे मारने के लिए, यहाँ तक कि उन्हें बताया भी था कि हमारा हीरो एक हार्ट म्यूटेंट है। जियो कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तेऊ जवाब देता है कि वो बस गुस्से में था क्योंकि जियो ने उसे मारा था, कि वो बदला लेना चाहता था और वो माफी मांगता है, लेकिन हमारे हीरो को उसकी परवाह नहीं है। जियो पूछता है कि वो उन्हें चेन से मारने क्यों दे रहा है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई जियो पर बेसबॉल बैट चलाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। अगली ही सेकंड में सारे थग्स उससे अपने बैट से मारने लगते हैं, जबकि फ्रिटन भौंकता है और टेगू हमारे हीरो को बचाने की कोशिश करता है। एक लड़का नीचे झुकता है, पूछते हुए कि उसने उन्हें रोका कैसे, लेकिन अगली ही सेकंड में टेगू सारा खून अब्जॉर्ब कर लेता है और थग को पंच मारता है, उसे हवा में उड़ा देता है। सब देखते हैं जैसे ही जियो मलबे से उठता है और यांगील अपने सारे गैंग मेंबर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। हमारा हीरो रुकता नहीं, उनके चेहरे, छाती, पैर और ग्रॉइन पर वार करता है। कुछ मार खाकर भी 10,000 गुना ज्यादा ताकत से वापस पंच करता है। सब कंफ्यूज्ड हैं, सोच रहे हैं कि उसके लड़ने के तरीके से वो इंसान कैसे हो सकता है। यांगचोल मामला अपने हाथों में लेता है और उसे छुपने के लिए दौड़ता है। उसे दिल में छुरा घोंपने पर मजाक उड़ाता है। वो धीरे से बोलता है जैसे ही वो बार बार छुरा घोंपता है, जियो के मरने की उम्मीद करता है, लेकिन जियो उसे रोकने के लिए डैगर अपने हाथ में पकड़ लेता है। ये देखकर कि हमारा हीरो अभी भी खड़ा है, यांगचोल थोड़ा डर जाता है। सोचता है कैसा दिल है जिसे छुरा घोंपा जा सकता है और वो ठीक रहेगा। हमारा हीरो जवाब जानता है, लेकिन कहता है कि उसे वो राज बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो यांगचुल के पैर में छुरा घोंपता है, जिससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसी बीच सारे थग्स भाग जाते हैं, सोचकर कि वो एक म्यूटेंट का सामना नहीं कर सकते, लेकिन जियो उन्हें जाने देने को तैयार नहीं है। अब जब उन्हें पता है कि वो एक म्यूटेंट है, उनमें से कोई भी भाग नहीं सकता। वो उन सबको बुरी तरह से पीटता है। जब वो खत्म कर लेता है, टेगू, जो खुद भी बुरी तरह से पीटा गया था, उसकी तरफ रेंगता है, कहते हुए कि वो एम्बुलेंस बुलाएगा। जियो उसे तसल्ली देता है कि वो ठीक है। टेगू कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है कि हमारे हीरो को छुरा कैसे लगा और फिर से माफी मांगता है। वो अपनी मुट्ठी उठाता है और खुद को बार बार मारता है। गलती के लिए खुद को कोसता है, मान लेता है कि वो अपनी दोस्त को सिर्फ कुछ कूल पॉइंट्स के लिए बेचने को तैयार था। वो कन्फेस करता है कि वो उन लड़कों के साथ हमेशा रहता था और तब सब कुछ ठीक लगता था, पता नहीं कैसे। उसने सोचा था कि कूल होना ऐसा ही होता है, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि ये सारे आदमी डेंजरस थे और उसे बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए था। अचानक जियो टेगू को नाक से खून पोंछने के लिए एक कपड़ा देता है। वो असल में एक पपी पीप पैड है, लेकिन तेओ को परवाह नहीं है और वो उसे फिर भी इस्तेमाल करता है। वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि उस जैसा कोई दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं है। हमारा हीरो बस मुस्कुराता है, कहते हुए कि वो खुश है कि तेओ खुद को दोस्त समझता है और उसके लिए इतना ही काफी है। ये सुनकर जियो एक बार फिर तेओ के दिल को छूता है और तेओ बदले में उसे गले लगा लेता है। तेओ को साफ दिखता है कि हमारा हीरो ही असल में सबसे कूल लड़का है।